पता नहीं हमारी ही किस्मत में ऐसी बहू क्यों लिखी थी। जेठानी जी की बहू लवली को देखो, कैसे चटर पटर काम करती है और काम धंधे से खाली होकर बतियाने भी बैठ जाती है। सागर की शादी में देखा हमने, शारदा जी सिर पर हाथ मारकर बोली। सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती मनी के पांव अपने आप ठिठक गए, क्योंकि सासू माँ हमेशा लवली भाभी की अपेक्षा उसको कम ही आंकती। अरे भाग्यवान, थोड़ा समझदारी से काम लो। भाभी की बहू सिर्फ तुम्हारे घर 4 दिन के लिए आई थी और तब इत्तेफाक से पैर में फ्रैक्चर हो जाने के कारण भाभी जी भी साथ नहीं आ पाई थी। ऐसे कैसे तुम अपनी बहू की तुलना उसके साथ कर सकती हो? तुमने वो कहावत सुनी है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हमें तो लगता है कि अपनी मनी बिटिया लाखों में एक है। ज्यादा बोलती नहीं तो क्या हुआ, सब जिम्मेदारी तो उसने बहुत अच्छी तरह से संभाल रखी है। मनी के ससुर दिनेश जी अपनी पत्नी शारदा को समझाते हुए बोले। मनी अपने आंसुओं को चुपचाप पीते हुए उन दोनों को चाय पकड़ाकर वापस लौट गई। मनी बहुत अच्छी थी, लेकिन शारदा जी को तो मनी में ढेरों खामियां नजर आती। मनी ज्यादा बातें करना नहीं जानती थी, काम बहुत धीमे धीमे करती, ज्यादा बनती सवरती नहीं थी। बस यही सब बातें शारदा जी को बहुत खराब लगती और इसलिए वो मनी की तुलना हमेशा मनी से कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई अपनी जेठानी की बहू लवली से करती। उनकी जेठानी वंदना जेठ जी की नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थी। उन्होंने अपना मकान वहीं खरीद लिया था। शारदा जी के बेटे सागर की शादी में लवली आई थी। वो शारदा जी का सब कामों में हाथ भी बंटवाती, हर समय बन ठन कर सजी सवरी भी रहती और सबसे बातें भी खूब करती। बस इसलिए शारदा जी उसकी तारीफ करते थकती नहीं थी। शारदा, मेरा बहुत मन कर रहा है बहू से मिलने का। ऐसा करो, मैं नहीं आ पाई तो तुम ही बहू को लेकर हमसे मिलवाने के लिए आ जाओ। जेठानी वंदना देवरानी शारदा से मनुहार करते हुए बोली। जरूर भाभी। और शारदा जी मनी को लेकर वंदना जी के घर चली गई। वंदना जी तो शारदा और मनी से मिलकर बहुत ही खुश हो गई। भाभी, लवली नहीं दिखाई पड़ रही? शारदा ने इधर उधर झांकते हुए पूछा। अपने कमरे में है। और वंदना ने कई आवाजें लवली को लगाई, लेकिन लवली बाहर ही नहीं आई। रुकिए भाभी, मैं बुला कर लाती हूँ। शारदा उसको बुलाने उसके कमरे में चली गई। अरे चाची जी, आप कब आई? लवली ने उठकर शारदा जी के पैर छुए। थोड़ी देर हो गई, भाभी तुमको आवाज देकर बुला रही थी, शायद तुम सुन नहीं पाई। अभी शारदा जी ये कह ही रही थी कि तभी उनकी निगाह लवली के कमरे में रखे गैस स्टोव और घर गृहस्थी के सामान पर पड़ गई। शारदा जी ने पहले तो कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह गई। खैर, थोड़ी देर में लवली अपने कमरे से ही चाय नाश्ता बनाकर ले आई, लेकिन ये बात शारदा जी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने मौका पाते ही वंदना से इसका कारण पूछा, क्योंकि वो इतना तो जानती ही थी कि वंदना बहुत अच्छे स्वभाव की है। जब जेठानी होकर भी वो उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक रही हैं, तो बहू के साथ कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। शारदा, अब क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। लवली पहले ही काफी मुंहफट थी। जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम उल्टा सीधा करके डाल देती थी और मोबाइल पर दोस्तों संग घंटों बतियाती रहती थी। हमेशा अपना खाना अपने कमरे में ही लेकर चली जाती थी। मैंने खाया या नहीं खाया, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। और मेरे पैर में फ्रैक्चर होते ही लवली ने साफ कह दिया कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी और उसने अपनी रसोई अपने कमरे में ही जमा ली और राहुल को भी मजबूरी में उसके कहने में आना ही पड़ा। फिर तुम्हारे जेठ जी ने एक काम वाली लगा दी। वो आकर दोनों समय खाना बना देती है और साफ सफाई के साथ साथ बर्तन चौका भी कर देती है। ये सब कहते कहते वंदना की आंखों से झरझराकर आंसू बहने लगे। लेकिन भाभी, मैं तो लवली को बहुत अच्छा समझती थी और हमेशा मनी को उसकी तुलना में कमतर ही समझती थी। लेकिन सागर के पापा बिल्कुल सही बात कहते थे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और सचमुच यहाँ तो वही हालत हो गई। शारदा के शब्दों में बहुत ज्यादा पश्चाताप था। शारदा, तुमने सुना ही होगा ना कि आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे। बस जिसके ऊपर बीतती है वही परिस्थितियों को जान सकता है। वंदना अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। सही बात कह रही हैं भाभी आप, लेकिन हमारी मनी तो सचमुच बहुत अच्छी है। कभी पलटकर जवाब नहीं देती, कभी हमारे बगैर खाना नहीं खाती और तो और दोपहर में भी हमारे पास ही बैठती है। बस उसकी ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, बन ठन कर नहीं रहती और काम भी धीमे करती है। उसकी
धन्यवाद।